हाँ भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बढ़िया होंगे। कल हम लोगों ने राजस्थान के पुरातात्विक स्थल की पहली क्लास शुरू की थी। आज मुझे लगा दूसरी क्लास। और सेकंड क्लास के अंदर सेकंड क्लास शुरू करने से पहले हम लोग पहली क्लास का एक बार पूरा रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा कि एक मीन नाम के इतिहासकार था। उस मीन नाम के इतिहासकार ने अपने इतिहास को तीन भागों में बांटा: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के अंदर कुछ सिलेबस के अंदर आपके ऐड कर रहे हैं कि जब अपने हिंदुओं का राज था उसको कहा गया प्राचीन काल। जब मुसलमानों का राज आया उसको कहा गया अपने मध्यकाल। जब अंग्रेज भारत के अंदर अपना शासन स्थापित कर लिया था उसको कहा गया अपने आधुनिक काल। तो सिंपल ये मोटा मोटा तौर पर हमने ये बात रखी। तो इसमें तो आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि एक मील नाम का इतिहासकार था। उसने अपने इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया था। ठीक है भाई। अब उसके बाद मैंने बताया कि राजस्थान के पुरातात्विक स्थल के अंदर इतिहास को जानने के दो स्रोत मैंने आपको बताए थे: साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि वो स्रोत जिनकी कोई लिपि होती है, वो स्रोत जिनकी कोई भाषा होती है, उनको हम लोग कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत का मतलब मैंने आपको बताया था जो खनन गतिविधियों के द्वारा हमको प्राप्त होता है उनको हम लोग पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई इतिहास के तीन भाग है: प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, एक ऐतिहासिक। प्रीहिस्ट्री, प्रोटोहिस्ट्री और एक हिस्ट्री। प्राग ऐतिहासिक के तीन भाग हैं अपने। प्राग ऐतिहासिक का सिंपल सा मतलब होता है कि जिनकी जानकारी हमको पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है उनको हम लोग बोल सकते हैं प्राक ऐतिहासिक। और प्राक ऐतिहासिक को तीन भागों में बांटा गया है: पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल। फिर पाषाण काल के भी तीन भाग है अपने। उसके अंदर है अपने पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। और बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ताम्र पाषाण काल के भी दो भाग हैं: आहड़बना संस्कृति है और एक जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति है। उसके बाद महापाषाण काल आता है। महापाषाण काल का मतलब होता है दक्षिण भारत के अंदर जो पत्थर की समाधियां हैं उनको अपने महापाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक पढ़ा था, प्रोटोहिस्ट्री। प्रोटोहिस्ट्री का मैंने आपको बताया था कि भाई जो अपने हड़प्पा सभ्यता है वो इसका पार्ट है। और हड़प्पा सभ्यता के तीन भाग मैंने आपको लिखाए थे: प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में दो स्थान मैंने आपको लिखाए थे: कालीबंगा और सोती। फिर उसके बाद अपने पास में आ जाता है ऐतिहासिक, जिसकी जानकारी हमको पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से प्राप्त होती है। और ऐतिहासिक स्थल का हमारे पास में एक ही स्थान है, बैराट हम लोगों ने लिखा था। उसके बाद मैंने बताया था कि भाई पुरातात्विक स्थल की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी: ऐसे स्थान जहां से हमको पुरातात्विक स्रोत, प्रस्तर उपकरण, स्मारक, भवन, मंदिर, अभिलेख, मुद्राएं, मुहरे इत्यादि प्राप्त हो उनको हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। उसके बाद कुछ हम लोगों ने देखा था कि यार एएसआई के द्वारा पुरातात्विक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के खोज का अध्ययन का दायित्व एएसआई को दिया जाता है। एएसआई का मतलब होता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का एक व्यक्ति था उसके द्वारा की गई थी। कालांतर में 1888 से लेकर 1902 के मध्य कुछ वित्तीय संकटों के कारण इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन 1902 में वापस से लॉर्ड कर्जन आके एएसआई को पुनः जिंदा करता है। ये कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ी। फिर मैंने आपको लिखाया था कि भाई एएसआई ने अपने जो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल हैं उनको तीन चार भागों में डिवाइड कर दिया था। एएसआई भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये हमको एक जानकारी उपलब्ध कराता है कि जो हमारा एंशियंट राजस्थान है, जो हमारा प्राचीन इतिहास है राजस्थान का, वो कुछ तीन चार पार्टों में डिवाइड है। अब तीन चार पार्टों में कौन कौन सा डिवाइड है वो मैं आपको पूरा एक बार बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल लिखाया था कि भाई एक तो अपने पाषाण काल, एक अपने पाषाण काल बताया जाता है कि भाई जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, जब मनुष्य ने अपने शुरुआती जीवन में रहना प्रारंभ किया था, जब मनुष्य ने अपने उत्पत्ति जीवन के दौरान रहना वो स्टार्ट किया था, उसको पाषाण काल कहा गया था। कि भाई शुरुआती जीवन में जिस युग का सामना किया था मनुष्य ने उस युग को अपने पाषाण काल कहा गया था। पाषाण काल का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा कि पाषाण काल का मतलब सिंपल क्या होता है। उसके बाद एएसआई ने बताया कि भाई पाषाण काल के बाद तुम्हारे पास में आया था ताम्र पाषाण काल। उसके बाद क्या आया था भाई? ताम्र पाषाण काल। अब ताम्रपाषाण काल से सिंपल से हमको ये पता लग रहा है कि सर पाषाण मतलब पत्थर, कि जब मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता था उसको तो कहा गया पाषाण काल। और पाषाण काल के बाद आपने हमको बताया ताम्रपाषाण काल। इसका मतलब कि जब मनुष्य तांबे का प्रयोग करता था उसको कहा गया अपने ताम्रपाषाण काल। एएसआई ने दो भाग बताए, फिर थोड़ी सी और खोज की और अध्ययन किया पुरातात्विक स्रोतों और पुरातात्विक स्थलों का। तब एएसआई ने कहा कि भाई साहब दो, केवल दो युग नहीं है, तीसरा युग भी है। मनुष्य ने तीसरे युग में और काम किया है। बोला तीसरा युग कौन सा है? बोला वो है सिंधु सभ्यता। वो कौन सा बताते हैं? ऐसा ही सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को सिंपली मैं आपको ये बता सकता हूँ, कांस्य युग। क्या बताता हूँ भाई? कांस्य युग। कांस्य युग का सिंपल सा मतलब होता है तांबे के अंदर टिन मिलाते हैं तो कांसा बन जाता है। जब मनुष्य ने अपने शुरुआती जीवन के अंदर प्रारंभिक जीवन में कांसे का प्रयोग किया होगा उसको मैं कह सकता हूं कांस्य युग।
एएसआई ने कहा ठीक है भाई, 3 युग आपने बताए, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि यार मनुष्य ने तांबे के साथ साथ टिन का प्रयोग किया, उसको हम लोगों ने कहा कांस्य युग। उसके बाद लोह युग आ चुका था। लोहे युग का सिंपल सा मतलब होता है जब मनुष्य ने लोहे का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको हम लोगों ने कहा लोहे युग। उसके बाद एएसआई ने कहा जनपद। तो ये जो पूरा परफॉर्मा मैंने आपको बताया, पूरा परफॉर्मा मैंने जो आपको लिखाया, ये एएसआई के द्वारा वर्गीकृत है। एएसआई जिसको मैं बोलूंगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग मैं इसको बोलूंगा भाई एएसआई को। एएसआई के द्वारा वर्गीकृत है ये, एएसआई के द्वारा वर्गीकृत स्थल। अब ये पूरा का पूरा परफॉर्मा वो है कि भाई जब राजस्थान का प्राचीन इतिहास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाषाण कालिक स्थल, कि यार पाषाण कालिक स्थल कौन कौन से थे, वो स्थल कौन से हैं जिन स्थलों से हमको पत्थर की जानकारी प्राप्त होती है, जहां से हमको पत्थर के मृतभांड प्राप्त होते हैं, जहां से हमको पत्थर की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जहां से पत्थर की ही केवल चीजें मिलती हैं। मतलब वो स्थान जहां से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि मनुष्य ने शुरुआती जीवन पत्थर के साथ में गुजारा था, पत्थर का बहुत अधिक प्रयोग किया था, जिसको हम लोग कह सकते हैं पाषाण काल। पाषाण काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यार अपने राजस्थान के अंदर ताम्र पाषाण कालिक स्थल कौन कौन से हैं। जब ताम्र पाषाण कालिक स्थल हो जाएंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं। जब सिंधु सभ्यता के स्थल अपने कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यार लोहे युगीन स्थल कौन कौन से हैं। नोहो अपने लोहे युगीन स्थल है, तो जो जितने भी अपने लोहे युगीन स्थल है सारे हम लोग देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जनपद कौन कौन से आते हैं राजस्थान के प्राचीन इतिहास में। जनपद का सिंपल सा मतलब होता है छोटे छोटे जो नगर होते हैं उनको हम लोग बोल सकते हैं जनपद। अच्छा सर, आपने हमको ये तो बता दिया कि पाषाण काल का सिंपल सा मतलब होता है जब मनुष्य पत्थर का प्रयोग किया करता था, उसको हम लोग पाषाण काल बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि ताम्र पाषाण काल, जब मनुष्य तांबे का प्रयोग करता था उसको हम लोग ताम्र पाषाण काल बोल सकते हैं। जब सिंधु सभ्यता अपने आ चुकी थी, जब कांस्य युग आ चुका था, मनुष्य कांस्य का प्रयोग करता उसको हम लोग कांस्य युग बोल सकते हैं। सर पाषाण काल को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ कि वास्तव में पाषाण काल का मतलब ये होता है। हुआ क्या होगा जब कई करोड़ों साल पहले, कई लाखों साल पहले मनुष्य ने इस धरती के ऊपर जन्म लिया होगा, तब केवल नदियां, पहाड़, पठार ही पठार थे, मनुष्य का नामो निशान ही नहीं रहा होगा। सबसे पहले जल इस धरती के ऊपर आया, जल के बाद पेड़ पौधे इस धरती के ऊपर आए, उसके बाद मनुष्य धरती पर आया। मनुष्य की जब शुरुआती काल में उत्पत्ति हुई तो मनुष्य हुआ सिंपल सी, आज भी अपनी बेसिक नीड क्या होती, खाना पीना। मैं कहूं कि भाई आज का मनुष्य किन चीजों के पीछे भागता है, भूख के पीछे भागता है, प्रेम के पीछे भागता है, सम्मान के पीछे भागता है, पैसे के पीछे भागता है। और पैसे के पीछे 3 चीज भागती है, भूख, प्रेम और सम्मान। तो इसका मतलब आज के टाइम पे रोकड़े सब कुछ है भाई साहब, जिसके पास रोकड़ा है उसके पास भूख भी है, प्रेम भी है, सम्मान भी है, सब कुछ उसके पास है। शुरुआती जीवन में मनुष्य की बेसिक नीड थी खाना पीना, आज भी यही होती है, खाना पीना। पापी पेट है भाई साहब, पापी पेट के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है, जीनी पड़ती है जिंदगी। जब मनुष्य के शुरुआती जीवन में उसकी बेसिक नीड खाना पीना थी, तो खाने पीने के लिए कहाँ रहेगा, जहां उसको पानी मिलेगा, जहां पानी है, जहां जल है, वहां सब कुछ है। तो मनुष्य ने अपना शुरुआती जीवन नदियों के कुछ नजदीक रहना प्रारंभ किया, वो नदियों के पास रहने लगा, उसने नदियों के किनारे रहना शुरू कर दिया था। नदियों के किनारे रहना उसने स्टार्ट कर दिया था। जब नदियों के किनारे रहता, नदियां पहाड़ों में से होकर आती, और पहाड़ों में से होकर आती तो अपने साथ कुछ पत्थर लेकर आया करती, और पत्थर गुड़कते 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 गोल हो जाया करते। जब गोल पत्थर आते तो मनुष्य ने उन गोल पत्थरों को नदियों के किनारे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। जब वो भेड़े करने लगा उन सभी पत्थरों को, एक दिन यूं बैठा बैठा पत्थर मार रहा था पानी में, उसको छपाक छपाक की आवाज आ रही थी। उसको अच्छा लग रहा था कि यार मैंने एक पत्थर लिया, वो पानी में जाके गिरा, फिर आवाज आई छपाक। उसने फिर दूसरा पत्थर लिया, फिर मारा, फिर आवाज आई छपाक। उसने लगा यार अच्छा लग रहा है मेरे को। उसने एक मोटा भाटा लिया और वो पानी में फेंक के मारा। वो एक जो पत्थर था, बड़ा पत्थर था, वो एक जानवर के ऊपर जाके गिरा। जब वो मोटा पत्थर जानवर के ऊपर जाके गिरा, जानवर चिल्लाया, और चिल्लाया तो थोड़ी देर बाद उसकी डेथ होगी, मर गया जानवर। उसको भूख भी लग रही थी मनुष्य को, वो गया तो वहां उसको कुछ अजीब से एक जानवर मरा हुआ दिखा। उसका जी किया कि मैं इसको खा लूं। उसने खाया, उसके पेट में जो भूख वाली एक तड़प थी वो शांत हुई। उसको लगा अच्छा, मतलब पत्थर से जब मैं इस जानवर को मारता हूँ, इस ऐसे प्राणी को मारता हूँ, उसको खाने के बाद मेरी भूख समाप्त हो जाती है।
उसने उस दिन के बाद में पत्थरों से जानवरों को मारना स्टार्ट कर दिया कि आज के बाद पत्थरों का प्रयोग मैं केवल जानवरों को मारने में लूंगा। उसने उस दिन केवल एक चीज सीखी। तो जल में जब पत्थर मार रहा था उसने सीखा कि अच्छा यार, पत्थर को जब जानवर के मारूंगा जानवर मर जाएगा, और उसको जब मैं कच्चा खाऊंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। एक दिन वो बैठा हुआ था, दूसरे दिन पहाड़ के सामने बैठा हुआ था। एक दिन जानवर उसके सामने से गुजरा, उसने पत्थर लिया, जानवर के मारा। वो पत्थर उस जानवर के आर पार होके पहाड़ से टकरा गया। जब पत्थर जानवर से आर पार होके पहाड़ से टकराया, जब पत्थर पत्थर से टकराता है तो अग्नि की उत्पत्ति हुई। जब आग लगी, वो जानवर आग में तपा, ढंग से सीखा। वो मनुष्य गया कि यार ये आज नया नया क्या बवाल है, आग कैसे उत्पन्न होगी। उसके पास गया, उसको थोड़ी बहुत तपन सी महसूस हुई। उसने कहा यार ये क्या जिंगालाला हो गया आज, ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, मेरे जीवन में आज ये चीज मेरे को देखने को मिली। वो थोड़ा सा और आगे गया, उसने ना भाई साहब यहाँ तो मरने के काम है। वो वापस गया, 2-3 घंटे बाद उस स्थान पर आया जिस स्थान पर उसने जानवर को मारा था। इतने आग लगभग बुझ चुकी थी, बंद हो गई थी आग, पूरी की पूरी बुझ गई थी पूरी पूरी आग। उसको वहां से खुशबू सी आई, उसको थोड़ा रोस्टेड लगा वो मांस। उसने उस मांस को खाया। उसने सोचा यार अभी मैं 4-5 दिन से जो कच्चा मांस खा रहा था वो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, पच भी नहीं रहा था, पेट भी दर्द कर रहा था। आज ये मैंने पत्थर को पत्थर से बढ़ाया, आग लग रही, इस आग के अंदर मरा हुआ जानवर पका, इसको पका के अब मैं खा रहा हूं तो रोस्टेड भी लग रहा है, मेरे को अच्छा भी लग रहा है। 100 बात की एक बात, मनुष्य ने पाषाण काल के अंदर 2 बातें सीखी कि जब पत्थर को पत्थर से बढ़ाता हूं तो अग्नि की उत्पत्ति होती है, और पत्थर से उसने जानवर को मारा ताकि उसकी भूख मिटेगी। धीरे धीरे मनुष्य का दिमाग थोड़ा और चलने लगा, मनुष्य ने अपनी बुद्धि का थोड़ा और विकास किया। एक दिन उसको तांबा मिला, जंगल में घूम रहा था, तांबा मिला। तांबा मिला तो उसने धीरे धीरे और विकास हुआ मनुष्य की बुद्धि का। मनुष्य एक वो प्राणी है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसकी बुद्धि का विकास कभी घटता नहीं है। तुम देख लो, तुम 2005 का टाइम देख लो, 2024 का टाइम देख लो, तुम्हें रात दिन का अंतर मिलेगा कि यार 2005 के अंदर तो क्या टाइम पीरियड था, 2024 में क्या टाइम पीरियड है। 2005 की जनरेशन, 2002 की जनरेशन, 1999 की जनरेशन क्या थी, और अब 2016 के बाद की जो जनरेशन हो कितनी भयंकर आ रही है। और मैं कह रहा हूँ आने वाला समय और गतिशील होगा। आने वाले समय के अंदर टेक्नोलॉजी जितनी अधिक डेवलपमेंट होगी, कल्पना से परे। तो मनुष्य एक वो प्राणी है जो दिनों दिन गति करता रहता है, दिनों दिन खुद का विकास करता रहता है, अपने आसपास की चीजों का विकास करता रहता है। बाद में तांबे से उसने पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया, तांबे की उसने कुल्हाड़ियां बनाना शुरू कर दी। तो पाषाण काल का मतलब होता है जब मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता था। पाषाण काल के बाद जब ताम्र पाषाण काल आया, धीरे धीरे उसने तांबे की कुल्हाड़ियां बनाई। एक दिन उसको टिन मिलता है, उसने जब तांबे में टिन मिलाया तो कांसा बन गया, वो कांसे युग आ गया। एक दिन यूं ही धीरे धीरे उसने लोहे की खोज करी, मनुष्य धीरे धीरे लोहे की खोज करता है, उसको लोहा मिला। अब जब लोहा मिला तो भाई साहब लोहे की तलवार बनाई, लोहे की कुल्हाड़ियां बनाई। अब वो जानवर क्यों मारे, अब मिनख मारेगा जाके। उसने मिनख मारना शुरू किया। मिनख उसने थोड़े यूं मारने स्टार्ट किए। सपोज करो ये एक गांव है, जब पेड़ कटने के बाद उसने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। इस खेत के अंदर थोड़ा पानी अधिक था, इस गांव में थोड़ा पानी अच्छा था, तो यहां पर खेती थोड़ी और अच्छी हुई। यहां पर इस गांव में खेती थोड़ी कम हुई। जिस गांव के अंदर खेती कम हो रही थी, जब कोई भी व्यक्ति सेम फील्ड में होता है, सेम फील्ड के अंदर कोई दूसरा बंदा अच्छी तरक्की करता है, तो सेम फील्ड वाले के अंदर जो कम तरक्की कर रहा है उसको थोड़ी बहुत ईर्ष्या का भाव आ जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। इस गांव वाले ने कहा कि यार पास वाले गांव के अंदर खेती बहुत अच्छी हो रही है, इनकम बहुत अच्छी हो रही है। तो गांव वालों ने कहा हाँ, तो वहां पर पानी अच्छा है इसलिए वहां पर बहुत अच्छी इनकम हो रही है, अपन क्या करें। अपने गांव में पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो खेती नहीं हो रही, खेती नहीं हो रही तो अपने पास पैसे टके नहीं है, पैसे टके नहीं है तो अपना जीवन यापन थोड़ा ढंग से नहीं कर पा रहे। उस गांव के अंदर खेती अच्छी हो रही है, खेती अच्छी हो रही तो वो इनकम अच्छी हो रही है, और जब इनकम अच्छी हो रही है तो वहां के लोगों का जीवन यापन बहुत अच्छे से हो रहा है। तो पास वाले गांव ने कहा एक काम करते हैं ना यार, वहां पर चोरी कर लेते हैं, रात को जाके लूट मार मारते हैं थोड़ी बहुत, ताकि पैसे टके अपने पास आ ही जाएंगे। कहा कि देख ले यार, क्या पता वो पास वाले गांव फिर थोड़ा बहुत हंगामा कर दे। बोला कोई हंगामा नहीं करेंगे, अपन 100-150 लोग जाएंगे, खेती वेती लूट लाट के कम से कम अपने गांव वालों का जीवन यापन तो ढंग से चलेगा। खाने के लिए पैसे नहीं है, अकाल पड़ जाएगा जल्दी। पास वाले गांव वाले यहाँ चोरी करने आ गए। यहाँ चोरी करी, चोरी करने के बाद में कहा कि यार सब कुछ लूट लेके चले गए। जिस गांव के अंदर खेती अच्छी हो रही थी, उस गांव वालों ने कहा कि पास वाले गांव के जब चोरी करने आए, अब एक ही सोल्यूशन है, उस गांव को जला देते हैं। अपने पास में लोहे की कुल्हाड़ियां हैं, अपने पास लोहे की तलवारें हैं। पास वाले गांव ने सैनिक भेजे, सैनिक भेज के सबको जला के राख कर दिया। उस गांव के अंदर राख ही राख हो गई और कुछ नहीं बचा। तो मनुष्य ने धीरे धीरे शासन करना सीखा। मनुष्य ने धीरे धीरे नगरों को अपने
अधिकार क्षेत्र में लाना सीखा। इसलिए उसने अपने एक जनपद वाली प्रणाली अपनाई। कमांडर नाम की चीज पहले आ चुकी थी, सैनिकों की चीज पहले आ चुकी। तो शासन व्यवस्था जब आते तो कमांडर, राजा, सैनिक, सेनापति चीजें आई जाती ऑटोमेटिक। मनुष्य ने छोटे छोटे नगर बनाना शुरू किए। जब जो छोटे छोटे नगर होते हैं, जयपुर है, नागौर है, भरतपुर है, मैं इनको जनपद कह सकता हूँ। लेकिन जब जयपुर, भरतपुर, नागौर जैसे बड़े बड़े रियासत, बड़े बड़े नगर जब एक जगह मिलते हैं, मैं इनको महाजनपद कह सकता हूँ। भारत के अंदर टोटल 16 सबसे बड़े महाजनपद हुए थे भाई। कितने? भारत में 16 महाजनपद हुए थे। और इन 16 महाजनपदों में से भी सबसे शक्तिशाली अगर कोई महाजनपद था, उस महाजनपद का नाम था मगध महाजनपद। क्या नाम था भाई? सबसे शक्तिशाली अगर कोई जनपद था, महाजनपद था, उस महाजनपद का नाम क्या था? मगध महाजनपद। तो सिंपली अपने दो चार बातें आपको याद में रखनी है कि भाई सबसे पहले पाषाण काल आया, जब मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता था। उसके बाद अपने पास मनुष्य ने जब तांबे का प्रयोग करना शुरू किया, उसको ताम्र पाषाण काल कहा गया। उसके बाद जब मनुष्य ने कांसे का प्रयोग किया, तांबे में टिन मिला के, उसको कांस्य युग कहा गया। उसके बाद जब अपने लोहा आ चुका था, लोहे की तलवारें, कटारे बनाई, कुल्हाड़ियां बनाई, जब लोहे का प्रयोग लगातार मनुष्य करता गया, उसको अपने लोहे युग कहा गया था। उसके बाद जब छोटे छोटे नगरों के रूप में मनुष्य ने अपने अधिकार क्षेत्र को एक विशाल रूप दे दिया था, विशाल आकार में फैला दिया था, उसको कहा गया अपने जनपद वाला जो काल था वो कहा गया भाई। ठीक है, तो ये परफॉर्मा आपको याद रखना है पूरा। और पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, लोहे युग, जनपद, इसको इस डिवाइडेशन के अंदर बांटने वाली कोई संस्था है, बांटने वाला कोई डिपार्टमेंट है, कोई विभाग, उस विभाग का नाम है एएसआई, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1861 के अंदर किसके द्वारा की जाती है भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की जाती है। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की जाती है। याद रहेंगी इतनी बातें? चलो भाई, अब हम लोग एक एक स्थान पढ़ेंगे। पहले पाषाण कालिक स्थल देखेंगे, पाषाण कालिक को पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग ताम्र पाषाण कालिक स्थल देखेंगे, और ताम्र पाषाण कालिक स्थल कंप्लीट करने के बाद हम लोग लोह युगीन देखेंगे, और फिर हम लोग जनपद देखेंगे। तो पूरा हम लोग 5-6 क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालो अपने पाषाण कालिक स्थल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने पाषाण कालिक स्थल। पाषाण कालिक स्थल, मैंने बताया था ना कि भाई पाषाण कालिक स्थल को 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पुरा पाषाण काल, उसके बाद मैंने आपको बताया था अपने मध्य पाषाण काल, उसके बाद मैंने आपको बताया था नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल के बाद अपने भारत में आ चुका था ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड मेरे को याद आता है 4000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक था भाई। मतलब 4000 ईसा पूर्व से लेके 1500 बीसी तक ताम्र पाषाण काल का टाइम पीरियड ही सबसे अधिक टाइम पीरियड था। सबसे लंबा टाइम पीरियड अगर किसी सभ्यता का है तो वो ताम्र पाषाण काल का है। आहार जो भी चल रहा है अपने बागुर वगैरह का, इनका पढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे सारी बातें ना। फिर ताम्र पाषाण काल के बाद अगर कोई सभ्यता आई, वो थी हड़प्पा सभ्यता। वो कौन सभ्यता थी भाई? वो थी अपने हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड था मिनिमम 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी। 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था, वो अपने हड़प्पा सभ्यता का था पूरा का पूरा। और हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर कोई सभ्यता का विकास हुआ, वो अपने वैदिक सभ्यता थी भाई। वो कौन सी सभ्यता थी अपने? वो अपने वैदिक सभ्यता थी। वो अपने वैदिक सभ्यता थी भाई। तो ये पूरा मैंने आपको बताया कि पाषाण कालिक स्थल के अंदर सबसे पहले अपने पुरापाषाण कालिक सभ्यता आई, उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, फिर अपने नवपाषाण काल आया, नवपाषाण काल के बाद अपने ताम्रपाषाण काल आया, और ताम्रपाषाण काल के बाद अपने हड़प्पा सभ्यता आई। ताम्रपाषाण काल का टाइम पीरियड याद रखना भाई, 4000 बीसी से लेके अपने 1500 बीसी तक का है। और हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का है। ताम्र पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बाद अपने वैदिक सभ्यता। तो ये सुव्यवस्थित ढंग से जो सीक्वेंस मैंने आपको लिखा है कि
पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता। फिर वापस आ जाओ उल्टा अपने वैदिक सभ्यता के से पहले हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से पहले ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल से पहले नवपुरापाषाण काल, नवपुरापाषाण काल से पहले मध्य पुरापाषाण काल, और मध्य पाषाण काल से पहले अपने पुरापाषाण काल। याद रहेंगी बातें? चले आगे। अब सुनना, जो नवपाषाण काल मैंने आपको लिखाया, ये जो नवपाषाण काल है, ये नवपाषाण काल अपने राजस्थान में नहीं था भाई। नवपाषाण काल राजस्थान में नहीं था। अपने राजस्थान के अंदर पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल था। पाषाण काल के दो भाग में आपको दिखाऊंगा। पाषाण काल के अंदर दो स्थान पड़ेंगे। अरे पेन क्यों नीचे गिर रहा है भाई? पेन ही तो हमारा हथियार है। पुरापाषाण काल के स्थल के अंदर दो बातें पड़ेंगे। एक तो पाषाण कालिक के अंदर पुरापाषाण और मध्य पाषाण। सबसे पहले पुरापाषाण हम लोग देखते हैं भाई। पुरापाषाण के अंदर तीन बातें पड़ेंगी। एक तो सबसे पहले हम लोग पुरापाषाण देखते हैं, फिर मध्य पाषाण देखेंगे। लेकिन ये याद रखना कि पाषाण काल के जो तीन स्थान मैंने लिखा है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। नवपाषाण राजस्थान में नहीं है, केवल हम लोग पुरापाषाण के स्थल और मध्य पाषाण के स्थल देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पाषाण काल कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपने पाषाण कालिक स्थल। पाषाण कालिक स्थल, इसको मैं पेलियोलिथिक बोल सकता हूं इंग्लिश में। पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक एज बोल सकता हूं भाई। क्या बोल सकता हूं भाई? इसको मैं पेलियोलिथिक एज बोल सकता हूं। इसको भी अपने तीन एज में डिवाइड कर रखा है। एक में बोल सकता हूं निम्न निम्न पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की तीन स्टेज है अपने। एक है अपने निम्न पुरापाषाण काल, एक दे रखा है अपने मध्य पाषाण काल, एक दे रखा है अपने उच्च पाषाण काल, जिसको मैं बोल सकता हूं कि भाई लो पैलियोलिथिक। एक अपने मिडिल पैलियोलिथिक, मेसो पैलियोलिथिक जिसको हम बोल सकते हैं। एक अपने दे रखा है अपर पैलियोलिथिक। अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई निम्न के अंदर, निम्न पुरापाषाण काल के अंदर कौन कौन से स्थान आते हैं। इसके अंदर आता है अपने एक तो डीडवाना, और एक अपने आता है जायल, एक अपने आता है सिंगी तालाब अमरपुरा, सिंगी तालाब अमरपुरा, और एक अपने आता है सिंगी तालाब अमरपुरा के बाद अपने पास में आता है सोनित। सोनित अपने चित्तौड़ के अंदर है भाई। उसके बाद अपने आता है मोगरा पठार जोधपुर। मोगरा पठार कहाँ पे है भाई? मोगरा पठार अपने जोधपुर में। और इसके बाद अपने पास में एक आता है गंभीरी नदी क्षेत्र, चित्तौड़ में ही है भाई, गंभीर नदी क्षेत्र। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये तो अपने निम्न पुरापाषाण काल के स्थल के अंदर है। आपसे कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि भाई निम्न पुरापाषाण काल के अंदर कौन कौन से स्थल आते हैं, इनमें से सत्य तथा असत्य कथन का चयन कीजिए, या फिर निम्न पुरापाषाण काल के स्थल को सुमेलित कीजिए और असुमेलित कीजिए। तो आप ये पूरी टेबल याद रखना। डीडवाना जायल ये नागौर के अंदर है, सिंगी तालाब अमरपुरा, सोनित अपने चित्तौड़ के अंदर है, मोगरा पठार जोधपुर के अंदर है, और एक अपने गंभीर नदी क्षेत्र। अब आगे सुनना भाई आप। अब हम लोग देखते हैं मध्य के अंदर कौन कौन से स्थान आते हैं अपने। सबसे पहले मध्य के अंदर देखते हैं। मध्य के अंदर अपने पास एक आता है होकरा, एक है बरीघानी, बरीधानी, और एक अपने पास में आता है डीडवाना। ये तीनों नागौर के अंदर है भाई। ये तीनों कहाँ है? अपने नागौर में। उसके बाद एक अपने पास में आता है जैसलमेर। उसके बाद एक अपने पास आता है बेडस नदी क्षेत्र। एक इसमें ऐड किया गया है
लूणी नदी क्षेत्र। अब बात करूं मैं अगर उच्च की, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि यार निम्न पुरापाषाणिक स्थल के अंदर तो अपने डीडवाना जायल है, सिंगी तालाब अमरपुरा है, सोनित अपने चित्तौड़ के अंदर है, एक अपने मोगरा पटार जोधपुर है, गंभीर नदी क्षेत्र है। उसके बाद में अगर मध्य पुरापाषाणिक स्थल की बात करूं तो मध्य के अंदर मैंने आपको लिखा रखा है कि भाई होकरा बरीगानी डीडवाना नागौर के अंदर है, जैसलमेर है, एक अपने लूण नदी क्षेत्र है, एक अपने बेडस नदी क्षेत्र है। अब हम लोग बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की कि यार उच्च पुरापाषाण काल के अंदर क्या क्या चीजें ऐड कर रखी हैं भाई। तो अब हम लोग देखेंगे अपने उच्च के अंदर क्या क्या चीजें ऐड कर रखी हैं। उच्च के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आलनिया, जो कोटा के अंदर है। आलनिया कहाँ पे है भाई? आलनिया अपने कोटा के अंदर स्थित है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपने बुड्ढा पुष्कर। उसके बाद अपने पास आता है एक हरसोरा, जो कि अलवर में है। उसके बाद एक अपने पास में आता है चंबल नदी क्षेत्र। और एक आता है सोहनपुरा शिखर। सोहनपुरा कहाँ है भाई? सोहनपुरा अपने शिखर साइड में आता है। तो ये पूरी टेबल आपको याद रखनी है ना। टेबल एक बार आप पूरा देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। टेबल वास्तव में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि ये टेबल आप चाहे फर्स्ट ग्रेड ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, चाहे थर्ड ग्रेड ले लो, चाहे एलडीसी ले लो, पटवारी ले लो, वीडियो ले लो, आरएस ले लो, एसआई ले लो, राजस्थान की, मुझे नहीं लगता कि यार राजस्थान की कोई भी ऐसी वैकेंसी होगी, राजस्थान की कोई भी ऐसी भर्ती परीक्षा होगी जिसके अंदर ये राजस्थान का पुरातात्विक स्थल वाला टॉपिक नहीं पूछा जाता हो। हर भर्ती के अंदर, हर एग्जाम के अंदर राजस्थान के पुरातात्विक स्थल पूछे जाते हैं, और प्रश्न ऐसे ही बन के आते हैं कि पुरापाषाणिक स्थलों का चयन असत्य तथा सत्य स्थानों का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, टेबल आप थोड़ा याद कर लेना। मैंने कहा कि भाई पुरापाषाणिक स्थल जो अपने पास में है, निम्न के अंदर अपने डीडवाना जायल है, सिंगी तालाब अमरपुरा है, सोनित अपने चित्तौड़ है, मोगरा पटार जोधपुर है, और गंभीर नदी क्षेत्र है। अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाणिक स्थल की कि यार मध्य पुरापाषाणिक के अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं। तो मध्य पुरापाषाणिक के अंदर अपने होकरा बरीगानी डीडवाना, ये अपने नागौर के अंदर स्थित है। फिर अपने जैसलमेर आता है, फिर अपने बेडस नदी क्षेत्र आता है, और एक अपने लूणी नदी क्षेत्र आता है। तो ये मध्य पुरापाषाणिक स्थल वाला जो पॉइंट है, ये भी हमको याद रखना है। एक अपने पास में आता है उच्चवाड़ा। उच्च अपने एक तो आलनिया कोटा है, एक बुड्ढा पुष्कर है, एक हरसोरा अलवर है, एक चंबल नदी क्षेत्र है, एक सोहनपुरा सीकर है। ये कुछ बातें याद रखनी है। बातें आपको वही बताई जाएंगी जो वास्तव में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना देखो दोनों अलग अलग काम है। पढ़ना, मैं कहता हूँ मैंने 4 पन्ने पढ़े और 4 पन्ने पढ़ा के अगर किसी में पढ़ाने का कॉन्फिडेंस आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। और पढ़ाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण काम है। देखो, पढ़ना थोड़ा सा आसान है, पढ़ाना वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं उससे पहले उसको 4-5 किताबों में, 4-5 एग्जामों के अंदर उसको क्वालिफाई किया जाता है कि वास्तव में यहाँ से प्रश्न पिछले एग्जाम पूछे गए या नहीं पूछे गए, या फिर यूं ही हम लोग इस बात को लिखा रहे हैं, यूं ही हम लोग इस बात को दिखा रहे हैं। तो पढ़ाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण काम है। कुछ नेगेटिव लोग भी आते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी आते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं हमारा ध्यान उन पे बहुत अधिक रहता है। पॉजिटिव खूब आते हैं। कई विद्यार्थी कहते हैं सर अच्छा है, चीज़ें याद भी हो रही हैं, अच्छा पढ़ा रहे हो। तो कई पहलू होते हैं, देखो जी, पढ़ाने के तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। बट हमको पॉजिटिव रहना है, आपको भी पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो ये पूरा पाषाणिक स्थल के अंदर निम्न, मध्य और उच्च कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ी। और क्या क्या बातें हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं वो बातें हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले राजस्थान में पूरा पाषाण काल के स्थल अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हुए तो उस व्यक्ति का नाम था सीए हैकेट। उस व्यक्ति का नाम क्या था भाई? सीए हैकेट। 1870 के अंदर इसको प्राप्त हुए थे। 1870 ईस्वी में सीए हैकेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ से प्राप्त हुए थे भाई। इंद्रगढ़ अपने कोटा के अंदर एक स्थान पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? इंद्रगढ़ अपने कोटा के अंदर एक स्थान पड़ता है। एशुलियन प्रकार के एशुलियन प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए। एशुलियन प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए
अब उपकरण कौन कौन से थे, उपकरण भी आप लिख लो भाई। जैसे मैं कहूँ तो एक अपने हैंडेक्स हमको प्राप्त हुआ था, हैंडेक्स में सकता हूँ कुल्हाड़ी, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से विदारणी प्राप्त हुई थी, विदारणी का मतलब तो आप समझ ही जाते हो, प्राप्त हुए थे, या ये लिख सकता हूँ इत्यादि, कि इत्यादि प्राप्त हुए थे। विदारणी का सिंपल सा मतलब होता है जो सब्जी काटने वाले पहले उपकरण हुआ करते थे। सब्जी काटने का चाकू कैसा होता है, अपने सीधा चाकू होता है, यूं खच 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 हम लोग काटते हैं, भिंडी काट ली, गाजर काट ली, मूली काट ली है, ये सारी चीज काट ली। तो विदारणी का मतलब जो पहले सब्जी काटने के जो उपकरण रहा करते थे उनको हम लोग ये नाम दे सकते हैं, अगर विदारणी। और हैंडेक्स मतलब हाथ में पकड़ने वाली, पर हाथ से बनाएगी जो, वो थी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी गांव के अंदर तो टाचा बोलते हैं, दादा कहते हैं भाई टाचो ले रहा, टाचो सु पेड़ काटांगा, तो कुल्हाड़ी को गांव में टाचा बोलता है। पता नहीं भाई तुम्हारी अलग अलग जगह, तो राजस्थान में कहते हैं कि कोस कोस पर बदले वाणी, 3 कोस पर बदले पानी। तो यहाँ पर तो कोस कोस पर पानी बदल जाता है, कोस कोस पर वाणी बदल जाती है, तो नाम भी बदल जाते हैं। वाणी मतलब शब्द बदल जाते हैं, शब्द अलग अलग हो जाते हैं। तो 1870 ईस्वी के अंदर अपने एक सी हैकेट नाम का व्यक्ति था। इस सी हैकेट नाम के व्यक्ति को जयपुर तथा इंद्रगढ़ से, इंद्रगढ़ अपने कोटा के अंदर एक स्थान पड़ता है, यहां से इसको हस्तकुटार प्राप्त होते हैं, मतलब पाषाण एक जो उपकरण है वो इसको यहां से प्राप्त होते हैं। एग्जाम के अंदर आपसे कोई पूछ ले कि यार पाषाणिक उपकरण सीए हैकेट को कहां से प्राप्त हुए थे, आप बता देना। जयपुर तथा इंद्रगढ़ से प्राप्त हुए थे। कब प्राप्त हुए थे, 1870 में प्राप्त हुए थे। किस प्रकार के उसको पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए थे, तो एशुलियन प्रकार के उसको पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए थे। किस किस प्रकार के भाई, एशुलियन प्रकार के, एशुलियन प्रकार के उसको पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए। तो अब एशुलियन प्रकार के अंदर कहोगे सर कौन कौन से एशुलियन, जैसे कि हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी, विधारणी मतलब चाकू, एक तरीके से लंबा उपकरण होता है पूरा, वो हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर राजस्थान के अंदर बात करूं तो राजस्थान में इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन आया था, उस व्यक्ति का नाम था कार्लाइल। क्या नाम था भाई, कार्लाइल के निर्देशन में फिर इसको आगे बढ़ाया गया था। तो कार्लाइल के निर्देशन में पुरातत्व विभाग को राजस्थान में आगे बढ़ाया गया, पुरातत्व विभाग को राजस्थान में आगे बढ़ाया गया था। अच्छा, कार्लाइल को अपने 1871 के अंदर कुछ स्थल प्राप्त होते हैं, कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं भाई, तो कार्लाइल को 1871 में दौसा से, दौसा से कुछ कठोर पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए थे, कुछ कठोर पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए थे भाई। तो आपसे एग्जाम में कोई पूछेगा यार कार्लाइल किसके निर्देशन में राजस्थान के अंदर पुरातत्व विभाग को आगे बढ़ाया गया था, फिर पुरातत्व स्थल की खोज और अध्ययन को आगे बढ़ाया गया था, उस व्यक्ति का नाम था कार्लाइल। तो कार्लाइल के निर्देशन में इस कार्य को पुनः आगे बढ़ा दिया गया था। अच्छा, एग्जाम के अंदर फिर आपसे वापिस पूछे कि कार्लाइल को कब और किस स्थान से कुछ कठोर पाषाणिक उपकरण प्राप्त होते हैं, तो आप पुनः उसको याद दिलाना, या फिर आप सही करके आना, खुद याद करके आना। 1871 के अंदर कार्लाइल को दौसा नाम के स्थान से कुछ कठोर पाषाणिक उपकरण प्राप्त होते हैं। याद रखो कि बातें, कार्लाइल को, जैसे मैंने कहा कि यार अलेक्जेंडर ने 1861 में अपने एएसआई की स्थापना की थी, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। तो अलेक्जेंडर को अपने भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, तो आप ये बात भी लिख लो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर कार्लाइल को पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। राजस्थान में किसको कहा जाता है भाई, कार्लाइल को पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, तो ये भी याद रखना भाई, ये बात भी आप लिख लेना अपने। कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है।
ये याद रखना भाई। आप कुछ बातें मैंने आपको लिखाई खूब सारी, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैंने सबसे पहले आपको लिखा है पाषाण कालिक स्थल के अंदर कि यार 1870 ईस्वी में एक सी हैकेट नाम का व्यक्ति था। इसको जयपुर तथा इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ अपने कोटा के अंदर एक स्थान पड़ता है, जयपुर तथा इंद्रगढ़ जो कोटा से, इसको कुछ एसुलियन प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए थे। अब एसुलियन प्रकार के उपकरण कैसे हैं, जैसे कि हैंडेक्स इसको प्राप्त हो गया, हैंडेक्स मतलब कुलाड़ी प्राप्त हो गई, उसको मैं बोल सकता हूँ कि यार एसुलियन प्रकार के कोई उपकरण है। उसके बाद मैं कह सकता हूँ विदाहरण इसको प्राप्त हुई थी, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यार कुछ पाषाणिक उपकरण है जो इसको यहाँ से प्राप्त हुए थे। फिर मैंने आपको आगे लिखा है कि यार सी हैकेट के बाद में, सी हैकेट तो प्राप्त होने के बाद वापस पुनः लौट गया था। आगे अगर राजस्थान में पुरातत्व विभागों के स्थल और स्रोतों के अध्ययन को अगर किसी व्यक्ति के निर्देशन में आगे बढ़ाया गया तो उस बंदे का नाम था अपने कार्लाइल। इसलिए कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है भाई, जनक कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता देना कि राजस्थान में पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, कार्लाइल है। और कार्लाइल को 1871 में दौसा नामक स्थान से कठोर पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए थे। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कुछ बातें मैंने आपको लिखाई। आगे आप इतना लिख लो कि भाई एलेक्जेंडर कनिंगम को एएसआई का जनक कहा जाता है। एलेक्जेंडर कनिंगम को, एलेक्जेंडर कनिंगम को पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। का जनक कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। किस पुरातत्व विभाग का, ये भी लिख लो आप, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और आप आगे सुनना, सी हैगेट मैंने आपको बता दिया, कार्लाइल मैंने आपको बता दिया कि दो लोगों को कुछ पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए थे। कुछ और लोगों का भी योगदान था, जैसे मैं कहूँ तो सेटनकार, सेटनकार नाम का एक व्यक्ति था। तो सेटनकार को अपने 1908 में झालावाड़ से उपकरण प्राप्त होते हैं। झालावाड़ से कुछ पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए, पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए थे भाई, झालावाड़ से प्राप्त हुए थे। किसको प्राप्त हुए थे, सैटर्न कार को प्राप्त हुए थे। सैटर्न कार इसको लिख लेना भैया ना, सैटर्न कार। सैटर्न कार कब प्राप्त हुए, 1908 में प्राप्त हुए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि यार कार्लाइल को कहाँ से कुछ पाषाणिक कठोर उपकरण प्राप्त होते हैं, दौसा से प्राप्त हुए थे। कब प्राप्त हुए थे, 1908 में, सॉरी 1871 में प्राप्त हुए थे। अच्छा सी हैकेट को कब प्राप्त हुए थे, सी हैकेट को अपने याद रखना भाई 1870 में जयपुर तथा इंद्रगढ़ से प्राप्त हुए थे। इंद्रगढ़ अपने कोटा के अंदर एक स्थान पड़ता है। उसके बाद मैंने कहा कि यार सैटर्न कार को 1908 में झालावाड़ से कुछ पाषाणिक उपकरण प्राप्त होते हैं। एक बियालचिन नाम का व्यक्ति और था, नाम था भाई बियालचिन। तो बियालचिन को जालोर से प्राप्त हुए थे, बियालचिन को जालोर से पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए थे, बियालचिन को जालोर से पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए थे। बियालचिन कहाँ से प्राप्त हुए थे भाई, बियालचिन को अपने जालोर से कुछ पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए थे। मगर एएसआई की बात करूं तो एएसआई ने 1954 में गंभीरी नदी क्षेत्र, गंभीर नदी क्षेत्र व बेडस नदी क्षेत्र, बेडस नदी क्षेत्र का उत्खनन करवाया था, का उत्खनन
करवाया था। ये एएसआई वाली बात भी आपको याद रखने की यार। एएसआई ने 1954 के अंदर अपने गंभीर नदी क्षेत्र और बेडस नदी क्षेत्र का उत्खनन कराया था। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि भाई सैटर्न कार को कहाँ से प्राप्त हुए थे, झालावाड़ से प्राप्त हुए थे। कब प्राप्त हुए थे? 1908 के अंदर प्राप्त हुए थे। उसके बाद अगला प्रश्न कोई पूछ ले किसी और एग्जाम के अंदर कि भाई एएसआई ने राजस्थान में किन किन क्षेत्रों पर अपना उत्खनन करवाया था, तो आप ये भी याद रखना कि एक तो अपने गंभीर नदी क्षेत्र और अपने बेडस नदी क्षेत्र चित्तौड़ के अंदर ही है। 1954 में कराया था। कब कराया था भाई? 1954 में कराया था। और किसके द्वारा करवाया गया था? एएसआई के द्वारा करवाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जिसको बोला जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है ना। और आगे सुनना भाई, अपने क्या बोलते हैं, एक पुरातात्विक संग्रहालय विभाग और था। पुरातात्विक संग्रहालय विभाग, पुरातात्विक संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार, इसका भी योगदान था भाई। पाषाण काल के कुछ स्थलों को खोजने में, कुछ स्थलों का अध्ययन कराने में अपने पुरातात्विक संग्रहालय था, एक म्यूजियम था। तो पाषाण काल एक पुरातात्विक संग्रहालय विभाग जो था राजस्थान सरकार का, इसका भी बहुत अच्छा योगदान था। उसके बाद में अगर और आपको बात बताऊं तो अपने डेक्कन कॉलेज के निर्देशन में, कौन सी कॉलेज के निर्देशन में भाई? अपने डेक्कन कॉलेज के निर्देशन में अपने एक उत्खननकर्ता थे। उन उत्खननकर्ता का नाम था वीएन मिश्र। वीएन मिश्र, वीएन मिश्र के द्वारा 1959 में उत्खनन किया गया था। 1959 में उत्खनन किया गया था। तो ये वाली बात भी आपको याद रख रही है कि भाई वीएन मिश्र ने कब उत्खनन किया था राजस्थान के अंदर। तो ये भी याद रखना है कि 1959 के अंदर वीएन मिश्र ने अपने उत्खनन करवाया था। ये भी बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर और मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो अपने क्या बोलते हैं, बियालचीन, बियालचीन के साथी और थे। बियालचीन के एक साथी का नाम था गाउडी और एक का नाम था अपने एन हेगड़े। इन तीनों ने मिलकर बुड्ढा पुष्कर और जैसलमेर में उत्खनन किया था। तीनों ने मिलकर कहाँ उत्खनन किया था भाई? बुड्ढा पुष्कर और जैसलमेर में उत्खनन किया था। दो जगह उत्खनन किया था। तो ये पूरा का पूरा पाषाण कालिक स्थलों का जो उत्खनन था, पाषाण कालिक स्थलों के उत्खनन की जो जानकारी हमारे पास में थी, पूरा मैंने आपको पूरा परफॉर्म एक तरह से सेट करके बता ही दिया भाई। देखो देखना अब तक क्या क्या पढ़ा, पाषाण कालिक स्थल के अंदर क्या क्या जानकारी पड़ी। पाषाण कालिक स्थल के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई पाषाण काल के अंदर सबसे पहले पुरापाषाण काल आया था, फिर अपने मध्य पाषाण काल आया था, फिर अपने नवपाषाण काल आया था, और नवपाषाण काल के बाद अपने ताम्रपाषाण काल आया था। जिस ताम्रपाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो 4000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक था। फिर ताम्रपाषाण काल के बाद अपने हड़प्पा सभ्यता आती है। इसका टाइम पीरियड 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी तक था। हड़प्पा सभ्यता के बाद अपने वैदिक सभ्यता आती है। फिर मैंने आपको कुछ बातें बताई जैसे कि पुरापाषाणिक स्थल को भी अपने तीन भागों में बांटा गया। पैलियोलिथिक एज इसको बोल सकते हैं कि एक तो अपने लो पैलियोलिथिक एज, एक मेसो पैलियोलिथिक, एक अपने अपर पैलियोलिथिक। अगर मैं निम्न पुरापाषाणिक स्थल की बात करूं तो निम्न पुरापाषाणिक के अंदर अपने डीडवाना है, जायल है, सिंगी तालाब, अमरपुरा है, सोनी चित्तौड़गढ़ है, मोगरा पटार जोधपुर है, गंभीर नदी है। उसके बाद मध्य पुरापाषाणिक स्थल की बात करूं तो मध्य पुरापाषाणिक स्थल के अंदर अपने होकरा, बरी, घनी, डीडवाना, नागौर के अंदर है। फिर जैसलमेर आ जाता है, फिर अपने लूणी नदी क्षेत्र आ जाता है, फिर अपने बेडस नदी क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद में अगर उच्च पुरापाषाणिक स्थल की बात करूं तो उच्च पुरापाषाणिक स्थल के अंदर अपने आलनिया है जो कोटा के अंदर है, बुड्ढा पुष्कर है, हरसोरा अपने अलवर के अंदर है, सोहनपुरा अपने सीकर के अंदर है, एक अपने मैंने आपको लिखाया था ना चंबल नदी क्षेत्र आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा पाषाणिक स्थल की टेबल मैंने आपको बता दी कि यार पुरापाषाणिक स्थल तो ये थे। और पुरापाषाणिक स्थल के बारे में और बातें मैंने आपको बताई कि 1870 ईस्वी में पुरापाषाणिक कुछ उपकरण सबसे पहले सीए हैकेट नाम के व्यक्ति को जयपुर तथा कोटा के अंदर एक स्थान पड़ता है,
इंद्रगढ़ यहाँ से प्राप्त हुए थे। उसके बाद मैंने बताया कि कार्लाइल के निर्देशन में राजस्थान के अंदर फिर इस उत्खनन के कार्य को आगे बढ़ाया गया था, और आगे बताया कि 1871 ईस्वी में दौसा से कुछ कठोर पाषाणिक उपकरण कार्लाइल को प्राप्त होते हैं, और कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। फिर मैंने आपको लिखा है कि भाई अलेक्जेंडर कनिंघम को अपने एएसआई का जनक कहा जाता है, मतलब आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? अलेक्जेंडर कहा जाता है। उसके बाद मैंने लिखा है कि सैटर्न कोर को 1908 में झालावाड़ से कुछ पाषाणिक उपकरण प्राप्त होते हैं। कहां से? 1908 में किसको प्राप्त होता है? सैटर्न कार को प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? झालावाड़ से प्राप्त होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर मैंने कहा कि यार बियालचिन को जालोर से पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए थे। किसको? बियालचिन को। कहां से प्राप्त हुए थे? जालोर से। क्या प्राप्त होता है? कुछ कठोर पाषाणिक उपकरण प्राप्त होते हैं। अच्छा, सी हैकेट हम लोगों ने पढ़ लिया, कार्लाइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, सैटर्न कार हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे अपने पास में आता है एएसआई, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने राजस्थान में 1954 में दो स्थानों पर उत्खनन करवाया था अपनी तरफ से। एक अपने बेड़स नदी क्षेत्र है और एक अपने गंभीर नदी क्षेत्र है जो कि चित्तौड़ के अंदर है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यार पुरातात्विक संग्रहालय विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भी अपने उत्खनन किया गया था। थोड़ा बहुत योगदान था अपने पुरातात्विक संग्रहालय विभाग का, है ना, म्यूजियम डिपार्टमेंट का। उसके बाद डेक्कन कॉलेज के निर्देशन में, डेक्कन कॉलेज आप याद रखना भाई, एग्जाम के अंदर पूछ ले कि वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 1959 में उत्खनन किया था राजस्थान के अंदर, वो किस कॉलेज के निर्देशन में किया गया था? अगर आपको याद रहेगा तो आप बता दोगे भैया ना, कब किया गया था? 1959 में वीएन मिश्र के द्वारा। किस कॉलेज के निर्देशन में? डेक्कन कॉलेज के निर्देशन में। फिर मैंने कहा कि भाई बियालचिन, गावड़ी और रहन हेगड़े तीन दोस्त थे, बियालचिन, गावड़ी, हेगड़े, इनके नेतृत्व में बुड्ढा पुष्कर और जैसलमेर दो जगह उत्खनन किया गया था। ये पूरा परफॉर्म मैंने आपको लिखा दिया। मुझे जहां तक लगता है आपको चीजें याद रहनी चाहिए। तो पाषाण कालिक तो मैंने आपको पढ़ा दिया भाई। अब हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण कालिक। आप क्या देखते हैं भाई? अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण कालिक। मध्य पाषाण कालिक कि मध्य पाषाण कालिक स्थल कौन कौन से हैं? ध्यान देना, ये वो वाला मध्य पाषाण कालिक नहीं है, ये पूरा पाषाण काल का मध्य पाषाणिक नहीं है अपने, ये पाषाण काल का मध्य पाषाणिक है। पूरा पाषाण के अंदर तो अपने हो गए कंप्लीट। कहीं आप ध्यान दो कि सर ये तो पूरा पाषाण काल वाला मध्य है क्या, फिर आप निम्न फिर उच्च, नहीं नहीं भाई साहब, ये पूरा पाषाण काल तो अपने कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने कर लिया पूरा पाषाण काल कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं। उसके बाद आता है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल तो अपने राजस्थान के अंदर है ही नहीं, ऐड ही नहीं है। अब जब ऐड है ही नहीं कोई स्थल तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे, क्यों बातें करेंगे? ठीक है, तो आप हेडिंग डालो अपने मध्य पाषाणिक स्थल के बारे में लोग पढ़ते हैं भाई। अच्छा, जो मध्य पाषाणिक है इसका टाइम पीरियड माना जाता है, मैंने आपको बताया था, उच्च पुरा पाषाणिक जैसे खत्म होता है, उच्च पुरा पाषाणिक के खत्म होने के बाद अपने मध्य पाषाणिक आया था। तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो ये माना जाता है कि भाई जब उच्च पुरा पाषाणिक काल का टाइम पीरियड खत्म होता है उसके बाद अपने मध्य पाषाणिक स्थलों का टाइम पीरियड माना जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन के अंदर ये भी लिख सकते हैं कि उच्च पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल का आरंभ माना जाता है। इसके बाद भाई उच्च पुरा पाषाण काल के बाद, उच्च पुरा पाषाण काल के बाद, उच्च पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल का, उच्च पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल का आरंभ माना जाता है। उसके बाद इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है एक बार आप लिखो फिर बताऊंगा। इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। अच्छा, माइक्रोलिथिक का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सा कि सर माइक्रोलिथिक एज का मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब समझ तो, माइक्रो, माइक्रो का मतलब वास्तव में होता है सूक्ष्म। जहां से हमको सूक्ष्म उपकरण प्राप्त होते हैं, बहुत छोटे छोटे उपकरण प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोलिथिक एज। क्या बोल सकते हैं भाई उसको हम लोग बोल सकते हैं अपने माइक्रोलिथिक एज। तो आप ये भी लिख लो,
यहां से सूक्ष्म उपकरण, यहां से सूक्ष्म उपकरण अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, यहां से सूक्ष्म उपकरण अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। इसलिए इसे माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसलिए इसे माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है, जहां से हमको कुछ सूक्ष्म उपकरण प्राप्त होते हैं। अच्छा, मैंने 3 स्थान आपको लिखाए थे, वापिस देखना भाई, समझना थोड़ी बहुत बात को। मैंने कहा कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। जब राजस्थान के अंदर पुरापाषाण काल आया था तो इन उत्खननकर्ताओं ने देखा, कार्लाइल ने, सेटन कोर ने देखा कि यार ये जो पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं बहुत घटिया उपकरण थे। सबसे खराब, सबसे बेकार, टूटे फूटे और सबसे खराब औजार और उपकरण अगर किसी काल में प्राप्त हुए वो अपने पुरापाषाण काल था। इसलिए जो सबसे बेकार उपकरण थे उनको नाम दे दिया, अरे बहुत पहले के हैं, ये पुराने पाषाण काल के हैं, इसलिए नाम दे दिया पुरापाषाण काल उपकरण। तो सबसे घटिया अगर उपकरण किसी काल में प्राप्त हुए थे वो अपने पुरापाषाण काल था। उसके बाद अपने आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंदर थोड़े ठीक उपकरण प्राप्त हुए थे, मतलब कह सकते हैं कि यार हाँ यार सही उपकरण है और ठीक उपकरण है, तो मतलब छोटे छोटे काम के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो मध्य पाषाण काल के अंदर थोड़े ठीक उपकरण प्राप्त हुए थे। जब नव पाषाण काल आया तो नव पाषाण काल के अंदर वास्तव में सबसे शानदार, अच्छे, अत्याधुनिक, मतलब एक आधुनिक उपकरण हमको प्राप्त हुए थे, काम के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि भाई पुरापाषाण काल के अंदर सबसे घटिया उपकरण प्राप्त हुए थे, सबसे बेकार औजार अगर कहीं से प्राप्त होते हैं पुरापाषाण काल के अंदर, थोड़े बहुत काम के उपकरण अगर कहीं से प्राप्त हुए थे वो अपने मध्य पाषाण काल के अंदर, और बढ़िया उपकरण एकदम शानदार, यूं मैं कहूं तो चमकीले, धारदार वाले उपकरण कहीं से प्राप्त हुए थे वो हमको नव पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाणी के अंदर थोड़े सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए थे। सूक्ष्म का मतलब छोटे छोटे उपकरण प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक कहा जाता है। और माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, उसको देखते हैं तो उसको देखते हैं तभी कि यार ये छोटे उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया था, माइक्रोलिथिक एज। तो ये कुछ 3-4 बातें आपको मध्य पाषाणी के अंदर ध्यान रखने की, भाई इसका जो मध्य पाषाण काल का जो आरंभ है, जो इसकी शुरुआत है, वो अपने उच्च पुरा पाषाण काल के बाद मानी जाती है। और इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हमको सूक्ष्म उपकरण प्राप्त होते हैं। अब इसके स्थल कौन कौन से हैं, इसके स्थल भी हम लोग देख लेते हैं कि यार माइक्रोलिथिक जो एज है, इस माइक्रोलिथिक एज के स्थल कौन कौन से हैं। इसके 3 स्थल अपने पास में है पूरे। एक स्थल है सोजत, सोजत अपने पाली के अंदर है भाई। इसका दूसरा स्थल है अपने पास में बागोर, बागोर अपने भीलवाड़ा में है। और इसका एक स्थल अपने पास में है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा अपने बाड़मेर में है। तो 3 स्थान हमको इसके प्राप्त होते हैं, तीनों के तीनों मध्य पाषाणिक स्थल हैं। तीनों के तीनों कौन से स्थल हैं भाई? तीनों के तीनों मध्य पाषाणिक स्थल हैं। तीनों के तीनों कौन से स्थल हैं? ये तीनों तीनों मध्य पाषाणिक स्थल हैं। सोजत कहाँ पे? अपने पाली के अंदर। बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। और बाड़मेर के अंदर कौन से? तिलवाड़ा, जिसमें सोजत से कुछ ज्यादा उपकरण हमको प्राप्त नहीं हुए थे। काम की जो चीजें प्राप्त होती है बागोर के अंदर प्राप्त होती है। बागोर थोड़ा इसलिए प्रसिद्ध है, बागोर इसलिए भी फेमस है कि यार बागोर से हमको कुछ पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब कि सर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य तो किसी और सभ्यता से प्राप्त हुए होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट कैसे है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यार भारत के अंदर अगर प्राचीनतम साक्ष्यों, पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले कहीं मिले थे वो हमको यही मिले थे बागोर के अंदर, इसलिए फेमस है। कभी एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न आ जाएगी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे, याद रखना राजस्थान से। और पूछे राजस्थान के अंदर भी किस स्थान से, तो भीलवाड़ा के अंदर एक अपने बागोर नाम की सभ्यता, बागोर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप हेडिंग डालो बागोर। बागोर और तिलवाड़ा 2 स्थान हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालो अपने बागोर। बागोर अपने भीलवाड़ा के अंदर स्थित है भाई। बागोर कहाँ पे है?
यह भीलवाड़ा नामक जिले में स्थित है। यह भीलवाड़ा नामक जिले में स्थित है। यह भीलवाड़ा नामक जिले में स्थित है। अपने कोठारी नदी पड़ती है, तो यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यह भी आपको याद रखना है कि यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, आप जब कोठारी नदी को पढ़ते हो तो कोठारी नदी को जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हो आप उसके अंदर देखते हो कि यार कोठारी नदी अपने बनास नदी की सहायक नदी है। तो आप ये भी ऐड कर लेना इसमें कि यार कोठारी नदी अपने कौन सी नदी की सहायक नदी, भाई बनास नदी की सहायक नदी है। तो ये भी लिख लो इसमें कि कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है भाई? कोठारी नदी अपने बनास नदी की सहायक नदी है भाई। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें और मैं आपको बातें बताऊं। अपने एक महासतिया टीले पर, महासतिया टीले पर सर्वप्रथम वीएन मिश्र के द्वारा उत्खनन किया गया था। सर्वप्रथम वीएन मिश्र के द्वारा 1967 से लेकर 1969 के बीच में उत्खनन किया गया था। है ना? तो ये कुछ बातें मैंने आपको बागोर के अंदर लिखा है कि भाई बागोर अपने भीलवाड़ा नामक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है और यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोठारी अपने बनास नदी की सहायक नदी है भाई। किस नदी की सहायक नदी है? कोठारी अपने बनास नदी की सहायक नदी है। फिर मैंने कहा कि यार महासतिया नाम का टीला पड़ता है, तो महासतिया नामक टीले पर सर्वप्रथम उन वीएन मिश्र के द्वारा 1967 से 69 के बीच में उत्खनन किया गया था। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ ले कि यार बागोर के अंदर किस स्थान पर सबसे पहले वीएन मिश्र के द्वारा 1967 में उत्खनन किया गया था, तो आप याद रखना महासतिया नाम के टीले पर सबसे पहले उत्खनन किया गया था। बागोर का जो उत्खनन है वो 3 स्थानों पर हुआ था। मैं अगर सिंपल ही आपको बताऊं तो अब 3 स्थान कौन कौन से हैं? 3 स्थान हम लोग देख लेते हैं। पहले स्थान को मैं बोल सकता हूं लोहे युग। उसके बाद अपने एक आता है ताम्र पाषाण काल। ठीक है। उसके बाद अपने आया था मध्य पाषाण काल। तो सिंपली अपने 3 स्थानों पर उत्खनन किया गया था, लोहे युग, ताम्रपाषाण काल और मध्य पाषाण काल। अब इसमें भी हमको लोहे युग से कौन कौन से एविडेंस प्राप्त होते हैं, ताम्रपाषाण काल से कौन से एविडेंस प्राप्त होते हैं और मध्य पाषाण काल से कौन से एविडेंस हमको प्राप्त होते हैं भाई, पूरा हम लोग पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं कि लोहे युग से कौन से हमको प्राप्त होते हैं। तो यहां से सबसे पहले हमको लोहे उपकरण प्राप्त होते हैं। लोहे उपकरण हमको यहां से प्राप्त हुए थे। उसके बाद हमको यहां से कुछ मृद भांड प्राप्त हुए थे और यहां से कुछ 5 कंकाल तंत्र हमको प्राप्त होते हैं भाई। 5 कंकाल तंत्र हमको मिले थे। तो लोहे युग के अंदर जो बागोर सभ्यता से हमको कुछ उत्खननकर्ता के द्वारा कुछ स्रोत अगर प्राप्त हुए थे, साक्ष्य अगर हमको मिले थे, तो यहां से लोहे उपकरण प्राप्त हुए थे, मृदभांड प्राप्त हुए थे और 5 कंकाल तंत्र प्राप्त हुए थे। मैं अगर ताम्रपाषाण काल की बात करूं तो ताम्रपाषाण काल से हमको बागोर सभ्यता के अंदर ताम्रपाषाण कालीन से तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई थी। तांबे की छेद वाली सुई यहां से प्राप्त हुई थी भाई। अगर मैं मध्य पाषाण काल की बात करूं तो यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमको यहां से प्राप्त हुए थे। ये कुछ एविडेंस है जो हमको बागोर से प्राप्त हुए थे। तो बागोर से हमको ये साक्ष्य प्राप्त हुए थे, पशुपालन के साक्ष्य, तांबे की छेद वाली सुई
और लोह उपकरण, मृदभांड और अपने 5 कंकाल तंत्र। ये कुछ बातें हैं जो हमको यहाँ से प्राप्त हुई थी। अगली सभ्यता लिखो आप, तिलवाड़ा। अगली अपने पास में एक दूसरी सभ्यता आती है, सभ्यता का नाम क्या है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा के अंदर लिखो भाई, तिलवाड़ा अपने बाड़मेर नाम का एक जिला पड़ता है, यहाँ पर स्थित है। तिलवाड़ा कहाँ पे स्थित है भाई? बाड़मेर जिले में स्थित है। ये भी अपने लूणी नदी के किनारे स्थित है भाई। ये भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये भी अपने लूणी नदी के किनारे स्थित है। लूणी नदी के किनारे स्थित है। कौन से जिले में? बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। किस रिवर के किनारे स्थित है? लूणी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, जो इसके उत्खनन करता है, इसके उत्खनन करता है अपने वीएन मिश्र। कौन है भाई? वीएन मिश्र। अच्छा, वीएन मिश्र का पूरा नाम भी आप लिख लेना भाई, वीरेंद्रनाथ मिश्र। वीरेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है। अच्छा, मैं अगर यहां से कुछ एविडेंस की बात करूं कि यार यहां से हमको साक्ष्य क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो यहां से कुछ साक्ष्य प्राप्त होते, जैसे जैसे कि हमको यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यहाँ से हमको पशुपालन के साक्ष्य, यहाँ से हमको स्लेटी के मृद प्राप्त होते हैं, स्लेटी के लाल मृदभांड प्राप्त होते हैं। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक अग्निकुंड हमको यहाँ से मिलता है। अग्निकुंड का मतलब समझते हो ना आप? अग्निकुंड जो अपने हवन करते हैं घर के अंदर, बीच में जब मकान का नांगल किया जाता है, प्रवेश द्वार किया जाता है, तब अपन ब्राह्मण को बुला के हवन करवाते हैं, पंडित को बुला के हवन करवाते हैं, ओम भूर स्वाहा, कि भाई साहब घर पवित्र हो जाए, घर के अंदर जो बाहर की बुरी शक्तियां हैं वो प्रवेश नहीं करे। इसलिए हम जो हवन कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? अग्निकुंड। यहाँ तक कि कोई क्रिकेट मैच होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो वर्ल्ड कप से पहले सारी पूरी टीम मिलकर एक हवन कराती है, और हवन कराने के बाद वो मैच खेलने जाती है कि भाई साहब हमारा मैच पवित्र हो, जीतने की बधाई हो हमें। तो एक अग्निकुंड कराया जाता है। तो अग्निकुंड के साक्ष्य हमको पहले से प्राप्त होते हैं। ये अग्निकुंड का साक्ष्य हमको दर्शाता है कि भाई साहब हमारे बड़े बूढ़े भी किया करते थे अग्निकुंड, हजारों साल पहले भी हवन होता था। इसलिए सभ्यता और संस्कृति के अंदर मुख्य कारण मैंने आपको बताया था कि सभ्यता समय के साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन संस्कृति समय के साथ नष्ट नहीं होती। संस्कृति गति दर दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होती रहती है। तो ये बातें याद रखनी है। तो तिलवाड़ा के अंदर अपने मैंने आपको बताया कि यार तिलवाड़ा बाड़मेर नामक जिले के अंदर स्थित है और अपने लूण नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जो है वो वीएन मिश्र है। वीएन मिश्र का पूरा नाम अपने वीरेंद्रनाथ मिश्र है। यहाँ से साक्ष्य हमको कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पशुपालन के प्राप्त होते हैं, स्लेटी के लाल मृदभांड प्राप्त होता है। अच्छा, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब हम कहते हैं ना यार कि भांडा फोड़ दे, भांडा लिया जो भांडा में थोड़ा बहुत बर्तन खानो डाल लिया, तो भांड मतलब बर्तन, भांड मतलब बर्तन, मृद मतलब मिट्टी की, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मृद भांड। और अग्निकुंड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये अपने हो गया पूरा का पूरा मध्य पाषाणिक स्थल कंप्लीट। हम लोगों ने आज 2 स्थान पढ़े, एक तो पाषाणिक स्थल हम लोगों ने कंप्लीट किया, एक मध्य पाषाणिक स्थल हम लोग कंप्लीट किया। इसका मतलब पाषाण काल पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे ताम्र पाषाण काल। कल से स्टार्ट क्या करेंगे भाई? कल से ताम्र पाषाण काल हम लोग पढ़ेंगे। आज पाषाण काल जो था, पाषाण काल हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया, पूरा हो गया अपना। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ताम्र पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल के बाद कांस्य युग, फिर कांस्य युग के बाद लोह युग, जनपद। ये अपना पूरा का पूरा राजस्थान का पुरातात्विक स्थल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको वापस दिखा दूं भाई क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने एक बार। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यार पुरातात्विक स्थल के अंदर सबसे पहले पुरापाषाण काल आया, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नवपाषाण काल आया, फिर नवपाषाण काल के बाद अपने ताम्रपाषाण काल आया, जिसका टाइम पीरियड अपने 4000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक का था। उसके बाद अपने हड़प्पा सभ्यता आई, जिसका टाइम पीरियड 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी था। हड़प्पा सभ्यता के बाद अपने वैदिक सभ्यता का प्रवेश हुआ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यार पुरापाषाण कालिक स्थल, जिसको पैलियोलिथिक एज बोला जाता है, ये 3 एज के अंदर डिवाइड किया, निम्न में, मध्य में, उच्च के अंदर। निम्न पुरापाषाणी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा डीडवाना जायल है, सिंधी तालाब अमरपुरा है, सोनित अपने चित्तौड़गढ़ है, और मोगरा पठार जोधपुर के अंदर है, गंभीर नदी क्षेत्र है। मध्य पुरापाषाणी के अंदर हम लोगों ने कुछ स्थान मैंने आपको लिखा है, होकरा बरीघनी डीडवाना नागौर के अंदर है, जैसलमेर है, बेड़स नदी क्षेत्र है, एक अपने लूणी नदी क्षेत्र है। उसके बाद मैंने आपको लिखाया था उच्च पुरापाषाणिक स्थल, जिसके अंदर अपने आलनिया कोटा के अंदर है, बुड्ढा पुष्कर है, हरसोरा अपने अलवर में है, चम्बल नदी क्षेत्र है, और अपने सोहनपुरा सीकर के अंदर है।
फिर मैंने आपको लिखाया था कि यार 1870 में सीए हैकेट जयपुर तथा इंद्रगढ़ कोटा से एसुलियन प्रकार के उपकरण इसको प्राप्त होते हैं, मतलब हैंडेक्स प्राप्त होते हैं। उसके बाद कार्लाइल के निर्देशन में पुरातत्व विभाग को राजस्थान में आगे बढ़ाया गया था और 1871 में दौसा नाम के क्षेत्र से कुछ कठोर पाषाणिक उपकरण कार्लाइल को प्राप्त होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आगे हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, जिसका एएसआई का पूरा नाम है अपने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ये किसका पूरा नाम भाई, ये एएसआई का पूरा नाम है। फिर मैंने आपको बताया कि यार सेटन कार को 1908 में झालावाड़ से कुछ पाषाणिक उपकरण प्राप्त होते हैं। उसके बाद बियाल चिन्ह को जालोर से कुछ पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए थे और एएसआई ने 1954 में गंभीर नदी क्षेत्र से बेड़स नदी क्षेत्र का उत्खनन किया था। एएसआई को हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि यार पाषाण काल के अंदर अपने पुरातात्विक संग्रहालय विभाग राजस्थान सरकार का भी योगदान था। फिर मैंने लिखा है डेक्कन कॉलेज के निर्देशन में वीएन मिश्र के द्वारा 1959 में उत्खनन किया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया बियालचिन, गाउडी और एन हेगड़े, इन तीनों ने कहाँ उत्खनन किया था, बुड्ढा पुष्कर और जैसलमेर में उत्खनन किया था। फिर आगे मैंने आपको बताया था मध्य पाषाणिक स्थल की पाषाण काल के अंदर अपने प्रापाषाणिक तो हो गया पूरा, फिर अपने आता है मध्य पाषाणिक। मध्य पाषाण के अंदर मैंने आपको बताया कि इसका जो टाइम पीरियड था उच्च पुरापाषाण काल के बाद आरंभ हुआ था और मध्य पाषाणिक स्थल को अपने माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हमको कुछ अधिक मात्रा में सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए थे, छोटे छोटे कुछ उपकरण प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि यार यहाँ से 3 स्थल हमको प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाणिक के 3 स्थल हैं, एक अपने पाली के अंदर है सोजत, एक अपने भीलवाड़ा में बागोर, एक अपने बाड़मेर के अंदर है तिलवाड़ा। ये मध्य पाषाणिक स्थल मैंने आपको बताया। उसके बाद पहला स्थान पड़ा बागोर जो कि अपने भीलवाड़ा नामक जिले में स्थित है। कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोटार नदी अपने बनास नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर सबसे पहले उत्खनन अपने एक महासत्या नामक टीले पर सर्वप्रथम वीएन मिश्र के द्वारा 1967 से लेकर 69 के बीच में किया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यार बागोर के अंदर 3 स्थान मैंने आपको लिखा है, लोहे युग, ताम्रपाषाण काल, मध्य पाषाण काल। लोहे युग से हमको 3 उपकरण प्राप्त होते हैं। एक हमको प्राप्त होता है लोहे उपकरण, उसके बाद प्राप्त होता है मृद भांड, फिर हमको यहाँ से 5 कंकाल तंत्र भी प्राप्त होते हैं। आप ये वाली बात भी याद रखना थोड़ी बहुत। फिर मैंने कहा कि यार ताम्रपाषाण काल से हमको तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त होती है। तांबे की छोटी सी छेद प्राप्त, मतलब तांबे की छोटी सी सुई प्राप्त हुई थी। अब सुई के अंदर छेद तो रहते ही रहता है। उसके बाद हमको यहाँ से मध्य पाषाण काल के अंदर कुछ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। और आगे मैं आपको बताऊं तो फिर हम लोगों ने अंतिम सभ्यता पढ़ी थी तिलवाड़ा, जो कि अपने बाड़मेर नामक जिले के अंदर स्थित है, लूणी नदी के किनारे स्थित है। इसके जो उत्खनन करता है वीएन मिश्र है। वीएन मिश्र का पूरा नाम मैंने आपको लिखाया था वीरेंद्रनाथ मिश्र। उसके बाद इसके अंदर कुछ जानकारी मैंने आपको लिखाई साक्ष्य, कि यहाँ से साक्ष्य तुमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसलिए ठीक प्रकार के मृदभांड, ये लाल मृदभांड प्राप्त होता है। मृदभांड का सिंपल सा मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। अग्निकुंड के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए थे। कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये अपना हो गया पाषाण काल कंप्लीट। अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे ताम्र पाषाण काल, फिर उसके बाद कांस्य युग, फिर उसके बाद लोहे युग, फिर उसके बाद जनपद वाला काल। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप चीजें खूब ढंग से याद करो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू।